हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेट्टे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी यानी कि डिजेनरेटिव अर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने का डिजेनरेटिव जो अर्थराइटिस है उसके बारे में बात करूंगा। सो यूजुअली डिजेनरेटिव अर्थराइटिस नी का जो प्रॉब्लम है ये एज के हिसाब से चालू होता है। यूजुअली आफ्टर 50s ओनली ये प्रॉब्लम दिखता है। ऑफ कोर्स आजकल काफी जल्दी नी पेन लेके पेशेंट्स आ रहे हैं, बट मिनिमम 50 के बाद ये यूजुअली दिखता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनके सबसे कॉमन लक्षण होते हैं कि घुटने में दर्द होना, पेन रहना। ये दर्द है ये इनिशियली तो माइल्ड तरीके का होता है, जैसे कि चलने के बाद फिर थोड़ा दर्द आना, बट जैसे जैसे अर्थराइटिस का ग्रेड बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी सिविरिटी बढ़ती है, वैसे वैसे पेशेंट्स को बैठे बैठे भी दर्द हो सकता है। सो इनिशियली उसको अकड़न भी महसूस होती है, जैसे स्टिफनेस आता है, और स्पेशली ये सुबह उठते हैं तो ज्यादा रहता है, या फिर बहुत देर के लिए हम बैठे और फिर खड़ा होकर चलने की कोशिश करते हैं तब ये अकड़न ज्यादा महसूस होती है। सो ये इनिशियल सिम्टम्स के साथ साथ स्वेलिंग भी आ सकता है, जो कि सूजन आना, घुटने के अराउंड सूजन आ जाना। और ये सूजन बहुत बार नी के अंदर साइनोइल फ्लूइड या जो पानी होता है, जो ऑयल होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो लुब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, वो ज्यादा सिक्रेट हो जाता है या ज्यादा वहां पे जमा हो जाता है। और उसका रीजन होता है कि अंदरूनी कार्टिलेज या साइनोइल जो अपना मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग हो जाना या इन्फ्लेमेशन हो जाना, और उसकी वजह से घुटने में पानी जमा हो जाता है और इसलिए स्वेलिंग दिखती है। बहुत बार जब ये ज्यादा हो जाता है तो वहां पे फिर रेडनेस भी दिख सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब बढ़ती है तब रेडनेस आता है। इसी के साथ साथ कई पेशेंट्स को वहां पे मसल वीकनेस भी महसूस होती है, क्योंकि जब दर्द होता है तो वो घुटने का जो यूज है या जो उसका मूवमेंट है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से डिसयूज एट्रोफी हम जिसे बोलते हैं, जैसे मसल्स अराउंड द नी वीक हो जाते हैं। इसके साथ जब भी ये दर्द और बढ़ता है तो क्रेपिटस भी मालूम पड़ता है। क्रेपिटस यानी कि घुटने के अंदर से आवाज आना, जैसे आप घुटने की मूवमेंट करते हैं तो जो कार्टिलेज है वो एक दूसरे को साथ फ्रिक्शन करता है, या कभी कभी कार्टिलेज इतना खराब हो जाता है कि हड्डी भी एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करना चालू कर देती है। इसी के साथ साथ कभी भी लूज बॉडीज नी के अंदर तैयार हो जाती है, और ये भी कार्टिलेज की फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, या फिर जो ऑस्टियोफाइट्स, जो कि हड्डी जब एक दूसरे के ऊपर घिसती है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोन स्पर्स तैयार होते हैं और वो ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, तो वो भी कभी कभी टूट के नी के अंदर गिर सकता है, तो उसे लूज बॉडीज बोला जाता है। इनकी वजह से घुटने के अंदर से आवाज आता है। बहुत पेशेंट्स यही बोलते हैं कि मुझे काफी आवाज आ रही है घुटने में से। सो इसका रीजन है कि अर्थराइटिस का स्टेज बढ़ चुका है। इसी के साथ यदि इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो आगे जाके डिफॉर्मिटीज भी होती है, जैसे कि घुटने को बोइंग हो जाता है, घुटने दोनों अंदर की तरफ अंदर उनकी गैप बढ़ जाती है और दोनों फुट अपने पास नजदीक आते हैं। सो ये बोइंग लिगामेंट लैक्सिटी की वजह से भी हो सकता है, या फिर बोन में डिफॉर्मिटी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल लूडिंग, जो कि एक एबनॉर्मल लूडिंग होता है। क्योंकि घुटने का जब आर्थराइटिस चालू होता है तो यूजुअली ये आर्थराइटिस अंदर की तरफ से ज्यादा होता है। ये अंदर की तरफ है, मीडियल साइड ऑफ द जॉइंट है, ये राइट साइड का नी जॉइंट है और ये बाहर का नी जॉइंट है। सो यूजुअली ये जो अंदर का है मीडियल कंपार्टमेंट, उसमें सबसे ज्यादा डिजेनरेशन होता है, क्योंकि नीव के ऊपर जो कार्टिलेज है और नीचे जो टिबियल बोन है उसके ऊपर कार्टिलेज है, वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करके ये डिजेनरेशन होके उनकी गैप कम हो जाती है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप देखोगे तो पहले क्लिनिकली एक बार समझ में आया तो उसका एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे में उससे ग्रेडिंग किया जाता है आर्थराइटिस का। सो वैसे देखा जाए तो ऑफकोर्स ग्रेड 0 में तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। स्टेज 1 में इनिशियली आपको वहां पे सिर्फ बोन स्पर्स दिखने चालू हो जाएंगे, जैसे कि ये मीडियल कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ये हड्डी एक दूसरे के पास बीच में कार्टिलेज होता है, उसके अंदर साइनोइल फ्लूइड होता है। तो ये जब भी आर्थराइटिस इनिशियल स्टेज में होता है तो यहाँ पे बोन स्पर्स दिखाई देते हैं। बोन स्पर्स इनिशियल स्टेज में बहुत ही छोटे दिखाई देंगे और ये गैप ज्यादा कम नहीं होगा, पेशेंट को मामूली पेन होगा। देन सेकंड स्टेज में ये बोन स्पर्स बढ़ जाते हैं, जैसे ऑस्टियोफाइट्स दिखने चालू हो जाता है और माइल्ड रिडक्शन इन जॉइंट स्पेस हो सकता है। फिर भी कार्टिलेज में ज्यादा डैमेज उतना होता नहीं है, बट यस पेशेंट का पेन बढ़ जाता है, ज्यादा चल नहीं पाता है और पेशेंट को स्टिफनेस महसूस होना चालू हो जाता है। स्टेज 3 में ये कार्टिलेज का डैमेज और बढ़ जाता है,
और ये सिर्फ मीडियल कंपार्टमेंट में नहीं बट थोड़ा बहुत लैटरल या बाजू बाहर के वाले कंपार्टमेंट में भी बोन स्पर्स दिखने चालू हो जाएंगे और यहाँ पे बोन स्पर्स ज्यादा दिखेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे लूज बॉडीज भी जॉइंट में दिखने चालू हो जाए। ये कार्टिलेज काफी डैमेज होने की वजह से ये दोनों बोन्स एक दूसरे के नजदीक दिखना चालू हो जाते हैं और जब स्टेज 4 आता है तो इसमें कार्टिलेज काफी डैमेज हो चुका होता है। काफी बार बोन दोनों एक दूसरे के साथ एकदम जुड़ गए होते हैं और उसी के साथ साथ पेशेंट को अंदर इफ्यूजन देख सकते हैं। एक्सरे में आपको दिख सकता है कि बिकॉज ऑफ ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने जुड़ गए हैं कि बीच में गैप ही नहीं दिख रही है। सो ये दोनों बाजू में होके इसको डिफॉर्मिटी भी दिख सकती है। स्पेशली मैंने जैसे कहा कि मीडियली ज्यादा गैप कम होने की वजह से वारस डिफॉर्मिटी यानी कि अंदर की तरफ से नी का बेंड होना ये दिखाई दे सकता है। तो इस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेडिंग देख के उसकी ट्रीटमेंट फिर डिसाइड की जाती है। सो इनिशियल स्टेज में ऑफकोर्स पेशेंट को सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि मंडी डाल के नीचे मत बैठिए या सीढ़ियों की चढ़ उतार कम कीजिए, इंडियन टॉयलेट मत यूज करिए और जिस भी चीज से आपको दर्द होता है वो चीजें थोड़ा अवॉइड करिए। देन सिंपल एक्सरसाइजेस और इफ रिक्वायर्ड एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन देके इनिशियल स्टेज को ठीक किया जा सकता है। जब एक्सरसाइजेस या फिर सिंपल मेडिकेशन से पेशेंट को ठीक नहीं लगता है तब हम इसे आगे जाके इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जिसमें विस्को सप्लीमेंटेशन यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको रिप्लेस करना, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड आर्टिफिशियली डाल देना, उसकी वजह से लुब्रिकेशन घुटने का अच्छा होता है एंड ऑल्सो जो कार्टिलेज डैमेज हुआ है वो थोड़ा पार्शियली रिकवर होने में हेल्प होती है। तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी के साथ साथ PRP ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस नी के अंदर दिए जाते हैं। इसका भी पर्पस वही है कि इन्फ्लेमेशन कम करे और इवेंचुअली कार्टिलेज को हेल्दी रहने के लिए हेल्प करे। ऑफ कोर्स जब पेशेंट डिफॉर्मिटी या फिर स्टेज 2 या स्टेज 3 के आगे चला जाता है तब उसे नी ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है जिसमें नी सपोर्ट्स दिए जाते हैं ताकि घुटने में जो वेट ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्टली ब्रेसेस के थ्रू थोड़ा बहुत हो जाए और कार्टिलेज के ऊपर कम लोड आ जाए। इसके आगे यदि नी का दर्द काफी बढ़ गया है, किसी भी ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं आ रहा है और पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना है तो हम जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें नी जॉइंट को जो नर्व सप्लाई करती है जो कि जिसकी वजह से दर्द अपनी ब्रेन तक पहुंचता है उन नर्व्स को फ्रीज किया जाता है और इसकी तरह से पेशेंट को काफी पेन रिलीफ मिल जाता है। ऑफ कोर्स उन्हें एक्सरसाइज कंटिन्यू करना होता है, नी के ब्रेसेस यूज करने हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो एडवाइस किया है वो फॉलो करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, प्रॉपर डाइट गाइडलाइंस, इफ रिक्वायर्ड थोड़ा सा वेट कम करने का गाइडलाइंस ये सब दिया जाता है। सो इस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम बिल्कुल पेन फ्री बना सकते हैं और नी रिप्लेसमेंट की जो जरूरत है वो हम आइदर अवॉइड कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम उसको डिले भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको फिर भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप हमें जरूर पूछिए, हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।